चलो कल एक चीज़, चालन और संवहन और विकिरण। पहला चालन पढ़ लिए थे, दूसरा संवहन भी पढ़ लिए थे, तीसरा विकिरण बचा था। विकिरण का थोड़ा सा छूट गया था ना, इसी को आज कंप्लीट करते हैं। देखो विकिरण क्या होता है। जैसे कोई भी गर्म वस्तु है, ठीक, अब गर्म वस्तु है तो गर्म वस्तु से क्या निकलना चाहिए? प्रकाश। प्रकाश निकलेगा, ताप। तो वो ताप क्या होगा? सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। किसी भी गर्म वस्तु से ताप क्या होता है? समान रूप से सभी दिशाओं में क्या होता है? सभी दिशाओं में फैलता है। सभी दिशाओं में फैलता है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे लाइट देखिए, गर्म होता है ना, जैसे ही विद्युत उसमें जाता है, करंट फ्लो होता है, स्विच को ऑन करते हैं तब, तो लाइट गर्म होता है। और 10 वाला लाइट ज़्यादा गर्म होता है, टंगस्टन वाला। हाँ 12 हो गया, चलो, वो ज़्यादा गर्म होता है ना। तो उस लाइट को थोड़ी देर बाद ऐसे छू कर यदि देखोगे तो वो क्या होता है? पूरा गर्म हो जाता है ना। और किसी भी एरिया को यदि स्पर्श किए तो पूरे में ताप लगभग समान ही रहता है, लगभग नहीं, समान ही रहता है। पूरे जो लाइट है वो पूरा सरफेस ही क्या रहता है? एक समान रहता है, सभी में ताप। सूर्य को भी ले सकते हो, सूर्य से क्या निकलती है? ताप निकलता है, सूर्य से भी ताप निकलता है। तो पूरे जगह पर उजाला एक समान जाता है, एक ही समान जाता है। भले वो कोई जगह मतलब घर के कारण अंदर ताप अलग जाएगा, बाहर अलग जाएगा, लेकिन निकल तो एक समान ही ऊष्मा रही है। सूर्य से भी एक समान ही ऊष्मा निकल रही है। तो क्या हुआ? किसी भी गर्म वस्तु से ताप समान रूप से समान दिशाओं में फैलता है। सूर्य की जब रोशनी निकलती है तो सभी दिशाओं में फैलती है, सभी दिशाओं में संचरित होती है। यह है विकिरण। समझ में आया? हाँ, और जो जितना अच्छा अवशोषक होगा वो उतना ही ज़्यादा उत्सर्जक भी होगा। जैसे काला कलर का कपड़ा गर्मी के दिनों में पहनते हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि काला रंग क्या है? ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। तो जितना ज़्यादा अवशोषक रहेगा उतना ही ज़्यादा उत्सर्जक भी रहेगा। जितना तेज़ी से वो ऊष्मा को अवशोषित करेगा उतना ही तेज़ी से वो उत्सर्जित भी करता है। क्लियर हुआ? अब ये कैसे होता है? जैसे प्रकाश क्या होगा? किसी वस्तु के, प्रकाश किसी वस्तु के तल पर पड़ती है, तब वह तल क्या कर लेगा? ऊष्मा को अवशोषित करता है। अवशोषित करता है मतलब क्या हुआ? अवशोषक। अवशोषित कर लिया मतलब अवशोषक। अब जितना ज़्यादा अवशोषक होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा? उत्सर्जक भी होगा। जितनी आसानी से वो अवशोषित किया उतनी आसानी से वो उत्सर्जित भी कर देगा। क्लियर हुआ? काले कलर का कपड़ा में ले सकते हो ना इसको। हाँ, अब ये तो ऊष्मा का माध्यम समझ गए ना। अब इसका प्रभाव देखते हैं। ऊष्मा का प्रभाव या तो ऊष्मा के प्रभाव। पहला है ताप में वृद्धि। देखो अब भी बताया था, कोई वस्तु क्या करती है? यदि ऊष्मा को अवशोषित करती है, ऊष्मा अवशोषित कर लिया, ठीक, तो वो गर्म होगा कि ठंडा होगा? ऊष्मा अवशोषित कर लिया तो देखो, मान लो मेरे पास ये कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु रहे, इसमें क्या पड़ा? प्रकाश पड़ा। तो ये क्या किया? इसको अवशोषित कर लिया। किसको? प्रकाश। चलो काले कपड़े में लेते हैं। ये क्या है? मेरा काला कपड़ा है। ये भी तो कोई वस्तु ही है, काला कपड़ा है। मैं इसको क्या करता हूँ? गर्म किया, मतलब ऊष्मा अवशोषित कर लिया, ठीक, प्रकाश दिया, तब ये क्या हुआ? ऊष्मा को अवशोषित कर लिया। तो ये ताप इसका बढ़ेगा कि घटेगा? पहले की तुलना में बढ़ेगा। जैसे ही इसने ऊष्मा अवशोषित कर लिया तो ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे काला कपड़ा पहनकर अभी गर्मी के दिन में सामने में खड़ा हो जाओ
तो काला कपड़ा क्या करेगा, ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा, तो उसका ताप बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ना। यदि काला कपड़ा को फिर से स्पर्श किए तो गर्म लगता है, बाल में ही देख लो, अभी निकलोगे बाल भी तो बहुत काला है, ऊष्मा अवशोषित कर लेगा, तो ऐसे यदि स्पर्श करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म लगता है ना। तो ये हुआ। और उसके बाद ये तो प्रकाश पड़ने से क्या हुआ, मतलब ऊष्मा को क्या किया गया, अवशोषित किया गया, तब ताप क्या हुआ, बढ़ गया। अब ऊष्मा को उत्सर्जित किया तब ताप घटेगा। जैसे काला कपड़ा पहनकर उस पर गए बाहर में, तब क्या हुआ, ऊष्मा को अवशोषित कर लिया तो ताप उसका भी बढ़ गया कपड़े का। अब अंदर आए, अंदर आ गए तो काला कपड़ा क्या करेगा, अपने ऊष्मा को उत्सर्जित कर देगा, क्योंकि छाँव हो गया ना, धूप तो मिल ही नहीं रही है, तो ऊष्मा को क्या किया, उत्सर्जित कर दिया। तब आप कपड़े को स्पर्श किए तब वो ठंडा लगेगा कि गर्मा, ठंडा लगेगा। वो ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा, गर्म रहेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, मतलब ताप क्या हुआ, घटते चला गया। तो क्या पता चला इससे, जब कोई वस्तु ऊष्मा क्या करती है, ऊष्मा को अवशोषित करती है, तब उसका ताप क्या होगा, हाँ, तब उसका ताप बढ़ जाता है। और जब कोई वस्तु ऊष्मा क्या करती है, उत्सर्जित करती है, तब उसका ताप घट जाता है। तो ये तो पता चल गया कि ताप घटाने और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा में बदलाव करना पड़ेगा। बिना बदलाव के कहाँ घट पाएगा। अगर हमें मान लो ताप घटाना है तो ऊष्मा को उत्सर्जित करना है, ताप बढ़ाना है तब ऊष्मा अवशोषित करानी है। ये तो बात क्लियर हो गया ना। यदि ऊष्मा अवशोषित किया तभी उसका ताप बढ़ेगा, ऊष्मा उत्सर्जित किया मतलब उसका ताप घट जाएगा। तो ये समझ में आ गया। तो अब हमें मान लो उसका ताप घटाना या बढ़ाना है तो अवशोषित करना पड़ेगा या उत्सर्जित करना पड़ेगा, लगेगा। तो अब ऊष्मा निम्न बातों पर निर्भर करेगी, यहाँ से देखना, ऊष्मा निम्न बात पर निर्भर करती है। ये तो समझ गए ना कैसे कैसे हुआ। अब हमें ताप बढ़ाने और घटाने के लिए ऊष्मा में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखना, पहला क्या होगा, वस्तु के द्रव्यमान पर देखो, Q ऊष्मा है ना, ऊष्मा मतलब Q और द्रव्यमान मतलब M। तो जितना ज़्यादा उसका द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा अवशोषित करेगा ऊष्मा को। क्लियर हुआ। यदि हमारा कोई वस्तु है उसको हमें क्या करना है, गर्म करना है, तो ऊष्मा अवशोषित कराना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा वो वस्तु भारी होगा उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, ऊष्मा को अवशोषित करेगा, और जितना ही कम रहेगा उस वस्तु का भार उतना ही कम अवशोषित करेगा। प्रोपोर्शनल का साइन ये बताता है कि यदि ये एक पक्ष बढ़ रहा है तो ये दूसरा पक्ष भी क्या होगा, बढ़ेगा, और एक तरफ घट रहा है तो दूसरा तरफ भी घटेगा। और व्युत्क्रमानुपाती, मान लो ये ऐसे होता Q प्रोपोर्शनल 1/m, तो ये बताता कि ऊष्मा यदि बढ़ाए तो द्रव्यमान घटेगा और ऊष्मा घटाए तो द्रव्यमान बढ़ेगा। क्लियर हुआ। ऊपर में 1/में आ गया मतलब व्युत्क्रमानुपाती, डायरेक्ट आया मतलब अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती हुआ तो Q बढ़ाए तब M बढ़ेगा, M बढ़ाए तो Q भी बढ़ेगा, Q घटाए तो M घटेगा, M घटाए तो Q भी घटेगा। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती हुआ तब Q बढ़ाए M घटेगा, Q घटाए M बढ़ेगा। क्लियर हुआ, जस्ट उसका अपोजिट। तो पहला खैर कंडीशन हमें ये बोल रहा है Q प्रोपोर्शनल में M। समझ में आया। पहला कंडीशन क्या हुआ, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसमें ऊष्मा भी क्या होगी, ज़्यादा अवशोषित होगी। क्लियर हुआ। दूसरा, वस्तु के ताप में परिवर्तन पर, वस्तु के ताप में परिवर्तन पर देखो, वस्तु के ताप में परिवर्तन को लेते हैं डेल से, याद रखना, इसको डेल बोलते हैं ना, त्रिभुज मत बोलना, परिवर्तन को डेल से। तो वस्तु के ताप में परिवर्तन
ताप मतलब टेम्परेचर T, तो ये हो गया डेल T, ताप में परिवर्तन। डेल का मतलब परिवर्तन, T का मतलब ताप, तो वस्तु के ताप में परिवर्तन। समझ में आया? Q के क्या होगी? अनुक्रमानुपाती होगी। ये भी हो गया, 2 पॉइंट मिल गया ना। तो ये हो गया इक्वेशन सेकंड। समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ? अब तीसरा है वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर। तीसरा, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर। प्रकृति पर मतलब एक प्रकार से देख सकते हैं इसको, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, इसमें भी ले सकते हैं। प्रकृति मतलब ठोस, द्रव, गैस, तो वो ठोस है या द्रव है या गैस, इस पर भी निर्भर करेगा। तो अब देखो इसको मिलाते हैं, दोनों समीकरणों को मिला दो तो Q प्रोपोर्शनल क्या क्या निकला है, एक हमारा M और एक निकला डेल T। Q इज इक्वल टू Q प्रोपोर्शनल में M इंटू डेल T आ गया, इतना निकालिए। अब जैसे ही इसका साइन हटाओगे, किसका? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, तो क्या लगेगा? Q इज इक्वल टू, यहाँ बता देता हूँ, समानुपाती का साइन हटाने पर Q इज इक्वल टू नियतांक, यहाँ पर लगा दो S M इंटू डेल T। समझ में आ गया? M S इंटू डेल T निकल गया। अब यदि मैं यहाँ से समानुपाती का मान क्या रख दूँ? 1, मतलब S क्या है यहाँ? नियतांक है, नियतांक। जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, यानी कि समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का साइन हटाओगे, क्या लगाता है? नियतांक S। के लगाते हैं नियतांक ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पर लग गया S, कहीं जगह पर अलग अलग लगता है। ठीक, S क्या है? नियतांक। समझ में आ गया? बस उसके बाद हाँ, S क्या है यहीं पर? विशिष्ट ऊष्माधारिता, इसे ही कहते हैं, इसे विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। क्लियर हो गया? बस अब इसको कल पढ़ा नहीं, SI मात्रक पढ़ाऊँ क्या आज? SI मात्रक, विशिष्ट ऊष्माधारिता का, ऊष्मा का मात्रक क्या पढ़े हो? जूल पढ़े हो ना? इसको आज बताऊं? लेट होगा। देखो हम लोगों ने क्या निकाल लिया? Q इज इक्वल टू एस एम डेल टी। S क्या है यहाँ पर? नियतांक, और नियतांक S लगा तो S को ही क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्माधारिता। अब इसका मात्रक और विमी सूत्र, विमी सूत्र तो 11वीं में है, मात्रक देखते हैं। चलो मात्रक निकालने के लिए एकदम सरल ट्रिक है, उसको बता रहा हूँ। मात्रक जैसे जूल निकालते हो ना, तो जूल प्रति किलो हम कई जगह देखते हैं, जूल प्रति किलोग्राम करके आता है। कैसे निकलता है देखो, Q बराबर हम लोगों ने क्या निकाला? S M और डेल T। S क्या है? विशिष्ट ऊष्माधारिता। हम लोग मात्रक किसका निकाल रहे हैं? विशिष्ट ऊष्माधारिता का। तो S है वो, तो मुझे S का मात्रक चाहिए, तो पूरे को क्या करूँगा? पक्षांतर, ये हो गया इधर Q, इधर इंटू है, इधर आकर डिवाइड होगा। तो देखो Q का मात्रक क्या है? Q मतलब ऊष्मा का मात्रक जूल, कल पढ़ाया था, याद है? ऊष्मा का मात्रक जूल। और M मतलब द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। और ताप का मात्रक सेल्सियस, तो इसको लेते हैं डिग्री सेल्सियस। हो गया, तो ये हो गया जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। निकल गया मात्रक, आ गया ना? मात्रक निकालना आसान है, बस पता रहना चाहिए कि किसका किसका क्या होता है। चलो ये निकाल लिए। देखो Q बराबर एम एस डेल टी, ये निकाले हैं ना। तो मैं यदि यहाँ से देखना, यदि M का मान क्या कर दूँ? M का मान 1 डिग्री, सॉरी 1 किलोग्राम, क्योंकि मात्रक किलोग्राम मिली है ना। उसके बाद डेल टी, इसको क्या कर देता हूँ? 1 डिग्री सेल्सियस ले। तो Q बराबर मुझे क्या मिलेगा? इसका मान 1, इसका भी मान 1, तो Q बराबर में S आएगा। Q बराबर में S।
तो यहां से एक विशिष्ट ऊष्माधारिता, इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। देखो हमने m का मान क्या रखा 1 किलोग्राम, t का मान 1 डिग्री सेल्सियस, तो क्या आया q बराबर में s, और s क्या है विशिष्ट ऊष्माधारिता, कुछ नहीं है सामने में, मतलब एक विशिष्ट ऊष्माधारिता। इसकी परिभाषा अब लिख रहे हैं। अब कैसे लिख सकते हो परिभाषा, देखो परिभाषा लिखना एकदम सरल है। यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान क्या हो 1 किलोग्राम तथा उसका ताप क्या हो 1 डिग्री सेल्सियस हो, तब प्राप्त ऊष्माधारिता क्या होगी, एक विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाता है। समझ गए? यहीं से परिभाषा बन गया। m का मान 1, t का मान 1। किसी पदार्थ का द्रव्यमान यदि 1 किलोग्राम तथा उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस हो, तब प्राप्त ऊष्मा क्या होगी, एक विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाता है। हो गया? क्लियर हुआ? बस इतना ही लिखना है। ऐसे ना 11वीं 12वीं में बहुत सारा परिभाषा पढ़ना है। एक विशिष्ट ऊष्माधारिता आया ना, वहाँ पर 1 वोल्ट आएगा, 1 एम्पियर आएगा, 1 कूलाम आएगा, 1 विद्युत क्षेत्र आएगा, ऐसे करके बहुत निकालना रहेगा।